नमस्कार दोस्तों, पाथ फाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के खगोल वैज्ञानिकों द्वारा करी गई एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी के बारे में। तो भारत के खगोल वैज्ञानिकों ने हाल ही में बीएल लासरते नाम के एक ब्लेजार से बाहर आते हुए फ्लेयर को डिटेक्ट किया है। अब ये नाम आपको थोड़े हैवी लग रहे होंगे कि बीएल लासरते क्या है, ब्लेजार क्या है, ब्लैक होल क्या होता है। ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा अच्छे से। और बाय द वे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल यानी कि 1 मार्च से मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री सीरीज पाथ फाइंडर पर शुरू होने जा रही है। तो आप लोगों ने सभी ने इसकी डिमांड करी थी एंड डेफिनेटली मैं हिस्ट्री पूरी पढ़ाऊंगा यहाँ पर। और बस आप पाथ फाइंडर को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। क्योंकि देखो मेरे पास है ना डेटा आ जाता है कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो अभी तक ऑलमोस्ट 40% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, जो वीडियो देख रहे हैं। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए। तो ये डिस्कवरी जो है ये पिछले महीने करी गई थी जनवरी में, लेकिन इसके बारे में जो न्यूज़ है, जो प्रेस रिपोर्ट्स हैं, वो इस महीने फरवरी में आई हैं। तो भारत के वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल से बाहर आने वाले इस फ्लेयर को डिटेक्ट किया है। अब आगे बढ़ें उससे पहले एक सवाल है आप लोगों के लिए। मैंने क्वेश्चंस का लेवल इजी नहीं किया है, कई लोगों ने कहा था इजी करो, लेकिन मैं इजी क्वेश्चंस में बिलीव नहीं करता। लेकिन आप कमेंट नहीं करते हो, मैं ये भी देख रहा हूँ। अब इजी क्वेश्चन करूंगा तो लोग कमेंट करेंगे आसानी से, लेकिन मेरा मकसद कमेंट पाना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आप क्वेश्चन को पढ़ें और उससे आपका एग्जाम में फायदा हो, ठीक है। तो आपके लिए सवाल है, विच ऑफ दी स्पेस मिशन इज नॉट अ मिशन टू स्टडी द सन। इनमें से कौन सा मिशन सूरज को स्टडी करने के लिए, सूरज का अध्ययन करने के लिए नहीं भेजा गया है। तो यहां पर पार्कर प्रोब है, नासा का पंच है, आदित्य L1 है और वेनीरा डी है। आई एम श्योर आप सब जानते होंगे कि आदित्य L1 भारत का मिशन है अपकमिंग सन के लिए। बाकी के 3 में से आपको ऑप्शन सही सिलेक्ट करना है। आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। अब अगर आप IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा IAS एग्जाम के लिए लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको लाइव टेस्ट, क्विजेज और अन्य बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं कोर्स को। तो यहाँ पर 2 तरह के कोर्स हैं, प्लस और आइकॉनिक। अगर आप इन्हें साथ में लेते हैं तो आपको ये प्राइस देना होगा 1 साल के लिए, लेकिन आपको ये प्राइस नहीं देना है। आपको एक कोड यूज़ करना है, महिपाल। तो अगर आप मेरा नाम एज अ कोड यूज़ करते हैं तो आपको सीधा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इन प्राइसेस पर। तो प्लस कोर्सेज के लिए आपको अगर क्लासेस देखनी है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन, आपको ये प्राइस पे करना है इफ़ यू यूज़ माय कोड। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहते हैं जिसमें आपको एक पर्सनलाइज्ड मेंटोर मिलेगा, तो आपको ये प्राइस देना है 104 वाला, ना कि ये। आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ माय कोड। अब यूपीएससी ऑप्शनल की तैयारी आप कर रहे हैं तो भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर इसके लिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगेन, डू नॉट पे दिस प्राइस, यूज़ द कोड एंड गेट अ 10% डिस्काउंट। और IAS के अलावा भी अगर आप अन्य एग्जाम्स जैसे कि बैंक, SSC, रेलवे, स्टेट PCS इनकी तैयारी कर रहे हैं तो इनके भी मंथली या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शंस आपको इस प्राइस पर मिलेंगे इफ़ यू यूज़ द डिस्काउंट कूपन, डिस्काउंट कोड। डू नॉट पे दीज प्राइसेस, कोड ज़रूर लगाएं। अब ये रीसेंट डिस्कवरी या रीसेंट डिटेक्शन किसके द्वारा किया गया? भारत के खगोल वैज्ञानिक हैं जो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज एरीज नैनीताल में काम करते हैं। इस इंस्टीट्यूट का नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये डिस्कवरी हुई है। इन्होंने क्या डिटेक्ट किया है? एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है BL लासरते। आई थिंक मैंने वीडियो की शुरुआत में ब्लाजार का नाम BL लासरते बोल दिया था, कोई बात नहीं। ब्लैक होल का नाम है BL लासरते। इससे निकलने वाला एक फ्लेयर डिटेक्ट किया गया है। फ्लेयर क्या होता है? आप दिवाली पे रॉकेट छोड़ते हो ना, तो रॉकेट जो अपने पीछे एक लाइट की एक ट्रेल छोड़कर जाता है, जिससे आपको पता चलता है कि अच्छा ये रॉकेट इस रास्ते ऊपर गया था, ऐसे या जैसे भी हो जाता है, उसके पीछे एक ट्रेल नजर आती है, वो एक प्रकार का फ्लेयर होता है। ऐसा ही एक फ्लेयर ब्लैक होल के द्वारा भी छोड़ा जाता है और वो यहाँ पर डिटेक्ट किया गया है इन खगोल वैज्ञानिकों के द्वारा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे हमें ब्लैक होल के मास को कैलकुलेट करने में सहायता मिलेगी और ब्लैक होल्स के ऊपर जितनी भी रिसर्च है उससे हमारे ओवरऑल यूनिवर्स के बारे में हमें कई जानकारियां मिलती है। और क्योंकि अभी भी ब्लैक होल्स के ऊपर सारी जानकारी हमारे पास नहीं है, हर साल कोई ना कोई नई डिस्कवरी होती है जिससे हमें ब्लैक होल्स के बारे में और ज़्यादा डेटा प्राप्त होता है। अब ये जो रिसर्च सेंटर है ये सरकारी है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन। इसको कई बार DST भी कहा जाता है। ये DST किसके अधीन आता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन। मंत्री कौन है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के? डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये है वो इंस्टीट्यूट, ये इसकी बिल्डिंग है। यहाँ पर कुछ टेलीस्कोप्स आप देख सकते हैं। तो ये नैनीताल में स्थित है। तो नैनीताल में यहाँ से ये इंस्टीट्यूट काम करता है। नैनीताल की लोकेशन मैं आपको रफली बता देता हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है वैसे, बस नैनीताल इतना ध्यान रखना कि कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। इतना भी याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। वैसे काफ़ी फेमस डेस्टिनेशन है घूमने फिरने के लिए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो आई एम श्योर आपने नाम इसका ज़रूर सुना होगा। अब ब्लैक होल क्या होते हैं, इस पर आते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। कई लोगों के मन में डाउट होता है कि ब्लैक होल एग्जैक्टली है क्या, ये ब्लैक कलर का है तो हमें नज़र कैसे आता है।
आपके सारे सवालों का जवाब आज आपको मिल जाएगा। ब्लैक होल क्या होते हैं? स्पेस में बहुत ही डेंस पॉइंट है जो अपने आसपास ग्रेविटी सिंक क्रिएट करता है। अब आपको ये मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। अभी बस इतना याद रखो कि ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जो हम नज़र नहीं आती है। उसको हम ब्लैक होल इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ कुछ नज़र नहीं आता, वहाँ ब्लैकनेस नज़र आएगी। उसका डिटेक्शन बेसिकली होता है ग्रेविटी के कारण। ब्लैक होल्स के आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड्स होते हैं जिनको हम डिटेक्ट कर पाते हैं। ओके, और ब्लैक होल बनते कैसे हैं? जब कोई स्टार की मृत्यु हो जाती है। तो ये कोई शाहरुख खान सलमान खान वाला स्टार नहीं है, ये स्टार है जो हमें आसमान में तारा नज़र आता है। उन तारों की जब मृत्यु हो जाती है तो उनका जनाजा नहीं निकलता, उनके ब्लैक होल बन जाते हैं। ओके, तो अब ये ब्लैक होल बनने का जो प्रोसेस है इसमें कुछ लिमिट्स होती हैं कि कितना बड़ा स्टार है उसके अनुसार उसकी डेथ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि स्टार्स की औकात को देखा जाता है। कैसे? अगर किसी स्टार का मास 8m है, m मान लो हमारे सूरज का, जो हमारा सोलर सिस्टम का जो सूरज है उसका मास अगर मान लो, तो उससे 8 गुना अगर बड़ी साइज है, 8 गुना से कम है, तो वो येलो स्टार जो है वो बनेगा रेड जाइंट खत्म होने पर, जब उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगी। बाय द वे, लाइफ साइकिल कब खत्म होगी? जब उसके अंदर का न्यूक्लियर मटेरियल खत्म होने लग जाता है, जो उसके अंदर फिसाइल मटेरियल है, जब वो खत्म होने लग जाएगा तो वो रेड जाइंट बनेगा, फिर उससे नेबुला बनेगा, फिर व्हाइट ड्वार्फ और फिर बनेगा ब्लैक ड्वार्फ। ये स्टेजेस होती हैं। अगर वो सितारा 8m से बड़ा था, यानी कि उसकी साइज हमारे सूरज से 8 गुना से ज़्यादा बड़ी थी, तो फिर वो बनेगा ब्लू स्टार, फिर बनेगा रेड सुपर जायंट, फिर बनेगा सुपरनोवा, और उसके बाद या तो ब्लैक होल या फिर न्यूट्रॉन स्टार। ये इनकी साइकिल होती है। बेसिकली इनके नाम भी अगर आप याद रख लो तो आपके लिए बहुत हैं। अब इन सब स्टेजेस के अंदर डिटेल्स क्या होती हैं वो हमारे काम की नहीं है। अगर आपको किसी किताब में मिल भी जाता है तो उसको मत पढ़ना, उसको स्किप कर देना। आपको बस ये नाम मालूम होने चाहिए। चाहो तो बस इतना याद रख लो कि अगर 8m से छोटा कुछ कोई स्टार है तो वो बना देगा या तो ब्लैक डॉर्फ, और ब्लैक होल कब बनेगा? जब किसी स्टार का साइज 8m से बड़ा हो। बस इतना सा याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि हम क्या है ना, यहाँ पे जनरल स्टडीज पढ़ रहे हैं, हमें यहाँ पर एस्ट्रोनॉमर नहीं बनना है। ठीक है, तो अगर कोई बड़ा स्टार है, मैसिव स्टार है, जो हमारे सूरज से 8 टाइम से ज़्यादा बड़ा है, तो जब उसके अंदर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है, बस आपको ये पॉइंट याद रखना जरूरी है कि जब भी उसके अंदर का फ्यूल खत्म हो जाता है तो फिर क्या होता है कि वो कोलैप्स होना शुरू होता है। और वो कोलैप्स कैसे होगा? वो अंदर अपने आप में कोलैप्स होता है। होता क्यों है कोलैप्स? ये क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाता है और उसकी जो ग्रेविटी है वो उसको अपने अंदर की तरफ खींचना शुरू कर देती है। द ग्रेविटी कॉजेज द कोर टू कोलैप्स अपॉन इटसेल्फ, यानी कि उसकी जो अपनी ग्रेविटेशनल पुल है वो उसको एक सेंटर पॉइंट के ऊपर अपनी अंदर की तरफ खींचना शुरू कर देती है। ठीक है, ये कब होता है? जब बड़ा स्टार हो, 8m। बस ये लिमिट आप याद रख लीजिएगा, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इतना बड़ा जब ये स्टार होता है तो इसका जो वेट है, अब वो एक ही जगह पर जा रहा है, कंप्रेस हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा? एक ऐसे पॉइंट पर जाकर कंडेंस हो जाएगा जहां पर वॉल्यूम जीरो है ना, यानी कि वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल इतने से स्पेस में है। अब इतना भी मैं आपको बता रहा हूँ वो भी ज़्यादा है, जीरो वॉल्यूम है, लेकिन उसकी डेंसिटी कितनी है? इनफाइनेट। हम अभी तक कैलकुलेट नहीं कर पाए कि वहाँ डेंसिटी कितनी होती है। तो इनफाइनेट डेंसिटी पर पहुँच जाएगा, तब उसको हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। ओके, और इस ब्लैक होल की जो बाउंड्री होती है उसको हम कहते हैं इवेंट होराइजन। तो ये जो इवेंट होराइजन है, आप यहाँ देख सकते हैं रेड लाइन से नजर आ रहा है, ये इवेंट होराइजन है और ये सिंगुलैरिटी है। अब ये जो इवेंट होराइजन है ना, इसके आगे कुछ ट्रैवल नहीं कर सकता। अगर इसके आगे कुछ ट्रैवल करेगा तो वो ब्लैक होल के अंदर जाकर मिल जाएगा, वहां से कुछ भी लौट कर नहीं आ सकता। तो मान लो हमारा कोई सैटेलाइट इवेंट होराइजन को क्रॉस कर ले तो फिर वो सीधा ब्लैक होल में जाके मिल जाएगा, फिर वो वापस उसके ग्रेविटेशनल पुल से बाहर नहीं आ सकता। अब आपको ये सब पढ़कर है ना इंटरस्टेलर मूवी देखनी चाहिए। इंटरस्टेलर के अंदर ये बात दिखाई गई है कि कैसे उनका जो वो जहाज है वो इस इवेंट होराइजन के नज़दीक से गुजरता है। वो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए मूवीज़ वगैरह के एग्जांपल देता रहता हूँ क्योंकि देखना ही है तो कम से कम ढंग की मूवीज़ देखो, फालतू मूवीज़ मत देखा करो, है ना। कूली नंबर 1 वगैरह में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आप इंटरस्टेलर जरूर देखना, ये वाला लेक्चर देख के, आज के आज नहीं, जब भी समय मिले। तो बेसिकली इवेंट होराइजन आपको याद रखना है कि वो लिमिट है जिसके आगे कोई भी वस्तु इस ब्लैक होल के अंदर चली जाएगी, वहां से बाहर नहीं आ सकती है ना। और वहां से हमें कुछ दिखता भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है। मतलब मान लो यहाँ पर कोई चीज़ है तो वो हमें नज़र कैसे आएगी? जब उससे लाइट वेव एमिट होगी। लेकिन इस एरिया के अंदर एस्केप वेलोसिटी भी लाइट की गति से तेज़ है, इसीलिए यहाँ पर हमें कुछ नज़र भी नहीं आता, इसलिए हमें सब कुछ ब्लैक दिखता है। इसीलिए हम उसको कहते हैं ब्लैक होल, कि ये ब्लैक होल है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जबकि यहाँ पर एक्चुअली में कुछ है लेकिन वहाँ से लाइट नहीं आ पा रही है बाहर। ये प्रॉब्लम है। इसीलिए ब्लैक होल को जब हम ऑब्जर्व करते हैं हमारी आंखों से या फिर हमारे टेलीस्कोप की आंखों से, तो हमें क्या नज़र आता है? केवल ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हम ब्लैक होल को देख नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन हम क्या देख पाते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटी दिखती नहीं है, आप सोच रहे हो कि ग्रेविटी कैसे दिखेगी, तो देखो ग्रेविटी दिखती नहीं है,
कैसे होता है? ग्रेविटी को हम डिटेक्ट करते हैं कैसे? मान लो उसके आसपास कोई मैटर है, होता ही है, कोई ना कोई डेब्री है, कुछ सितारा टूटा है तो थोड़ा बहुत उसका हिस्सा बाहर भी होता है उसके आसपास वाले एरिया में। तो वहाँ से कोई मैटर अगर ब्लैक होल में जाता है तो वो बहुत गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब वो इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है उसका कि वो एक लेवल के बाद एक्सरे एमिट करना शुरू कर देता है, और इस एक्सरे को हम डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो इवेंट होराइजन के अंदर जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, वो इवेंट होराइजन के अंदर जाएगा, उससे पहले उसके एक्सरेज जो निकलते हैं उसको हम डिटेक्ट करते हैं, हमारे टेलीस्कोप्स उन्हें डिटेक्ट करते हैं, और उनसे हमें पता चलता है कि ब्लैक होल का साइज क्या है, कितना बड़ा ब्लैक होल है। ठीक है, तो इस फिनोमिना से हमें मालूम चलता है कि ब्लैक होल कैसा है। अब ब्लैक होल की एक रीसेंट इमेज आई थी 2019 में, नासा ने ये इमेज रिलीज करी थी, बहुत उन्होंने डेटा इकट्ठा करके ये इमेज बनाई थी जो रेडियो इमेजेस हैं उसके बेसिस पे, कि ब्लैक होल ऐसा नजर आता है। ऐसा नहीं कि केवल एक काले रंग का ब्लॉब है, नहीं, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ये उनका एक रिक्रिएशन है। अब आते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल पर। मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो BL लासरते से अभी फ्लेयर डिटेक्ट हुआ है ये सुपर मैसिव ब्लैक होल से हुआ है, राइट? ये दिस इज अ टाइप ऑफ सुपर मैसिव ब्लैक होल। तो ये सुपर मैसिव ब्लैक होल की डेफिनेशन क्या है भाई साहब? कितना बड़ा है ब्लैक होल होगा? तो इसकी डेफिनेशन कैसे होती है? देखो, हमारा सोलर सिस्टम है, उसके सेंटर में क्या है? सन। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम जैसे कई सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? मिल्की वे बनाते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे मिल्की वे जैसे गैलेक्सीज हैं जिनके बीच में एक सेंटर है, और इन गैलेक्सीज के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है। उसका जो मास है वो 8 टाइम्स नहीं बल्कि हमारे सूर्य के मिलियंस ऑफ टाइम्स या बिलियंस ऑफ टाइम्स तक हो सकता है। तो इनको हम कहते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल। तो हमारा जो मिल्की वे का सेंटर है वहां पर जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है दैट इज कॉल्ड सैजिटेरियस ए। अब कुछ गैलेक्सीज में क्या होता है कि ये जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है इसके चारों तरफ कचरा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। कचरा मतलब लिटरल कचरा नहीं, डेब्री कह सकता हूं मैं इसको। ये स्पेस की डेब्री है, इसमें गैस हो सकता है, डस्ट हो सकता है। ये डेब्री इकट्ठा होना शुरू होता है इस ब्लैक होल के चारों तरफ, और कुछ इस प्रकार से एक एक्रीशन डिस्क बना देता है। ठीक है, एक डिस्क जैसा शेप हमें नजर आता है। तो बीच में है सुपर मैसिव ब्लैक होल और इसके चारों तरफ है डेब्री। अब होता क्या है कि इस डेब्री में से भी धीरे धीरे ये मटेरियल फॉल होना शुरू होता है। कहां पर? इसी ब्लैक होल के अंदर। तो ये डेब्री जो है ये धीरे धीरे ब्लैक होल के अंदर समाना शुरू कर देती है। लेकिन इस तरह के सिस्टम को साइंटिस्ट क्या कहते हैं? एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, AGN। क्योंकि यहां पर क्या होता है? एक अलग फिनोमेना नजर आता है। यहां से हमें लाइट नजर आती है। और ये लाइट क्यों नजर आती है? क्योंकि ये जो एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई हैं इनके अंदर से आयोनाइज्ड मटेरियल निकलता है। क्योंकि जब ये डेब्री इनके अंदर फॉल होता है इस सुपर मैसिव ब्लैक होल में, तो कभी कभी इसमें से बाहर भी आता है वो मटेरियल आयोनाइज्ड फॉर्म में, और वो लगभग लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करता है, और इसीलिए हम उसे ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो साइंटिस्ट इस AGN सेंटर को कहते हैं क्वासर। और कई बार क्या होता है कि किस्मत से हम यानी कि धरतीवासी इस क्वाजार को ऑब्जर्व कर पाते हैं, और इसीलिए उसको हम तब कहते हैं ब्लेजार। तो हम कब ऑब्जर्व कर पाएंगे? मान लो कि ये इस रूप में निकल रहा है, जो ये ब्लू कलर की रेज आपको नजर आ रही हैं। अगर ये यहाँ पे निकल रहा है और हम यहाँ पर है, मान लो हम इसके रास्ते में हैं, तो हमें नजर आएगा। और हम इसको कैसे देख पाएंगे? इट वुड बी लाइक स्टेयरिंग डाउन द बैरल ऑफ अ गन। मतलब मान लो आप पर किसी ने बंदूक तान रखी है और आप उसके बैरल में देख रहे हो, कुछ उस प्रकार से हमें ये नजर आता है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ब्लेजार, बाकी इसको कहते हैं क्वाजार। ठीक है, तो ब्लेजार क्वाजार की तरह ही है, लेकिन बस उसका एंगल इस तरह का है कि हम उसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इसीलिए हम उसको ब्लेजार कहते हैं। तो ये ब्लेजार क्या हो गया? सुपर मैसिव ब्लैक होल से निकलने वाले जो मटीरियल हैं, आयोनाइज मटीरियल हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये बेसिकली ब्लेजार हैं। और अब इन सब चीज़ों पे अभी भी रिसर्च चल रहा है, तो इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स में वो अभी धीरे धीरे और डेवलप हो रही है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि क्वाजार और ब्लेजार में डिफरेंस क्या है। आएगा तो मैक्सिमम इसी पर सवाल आएगा कि ब्लेजार को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं हमारे धरती की तरफ। तो अगर आप मान लो यहाँ से देख रहे हो इस जगह से, तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, है ना? इट वुड बी लाइक यू आर स्टेयरिंग डाउन द बैरल ऑफ अ गन। ओके, अब भारत के खगोलविदों ने क्या ऑब्जर्व किया है? तो हमने एक ब्लेजार से, हमारे साइंटिस्ट ने एक ब्लेजार से निकलते हुए फ्लेयर्स को ऑब्जर्व किया है। और ये ब्लेजार क्या कहलाता है? BL लासरते। तो ये 10 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है, ये BL लासरते वाला जो सिस्टम है। लेकिन ये सबसे 50 प्रोमिनेंट ब्लेजार में से एक है जिसको हम नॉर्मल टेलीस्कोप, नॉर्मल मतलब आपके घर में होने वाला टेलीस्कोप नहीं, बल्कि एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार जो नॉर्मल टेलीस्कोप है, रिलेटिवली स्मॉल टेलीस्कोप्स हैं, उनसे ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। ऐसे 50 ब्लेजार्स में से ये एक है BL लासरते। और ये 3-4 ब्लेजार्स में से एक हैं जिनमें प्रेडिक्शन था कि इनके फ्लेयर्स हमें नज़र आएंगे। और ये प्रेडिक्शन किसने किया था? होल अर्थ ब्लेजार टेलीस्कोप, WEBT। ये एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर्स का कंसोर्शियम है, एक ग्रुप है जो 97 में बना था।
चाहो तो इसको नाम याद रख लेना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको एक सिंप्लीफाइड विजुअल फॉर्म में मैं बताऊं तो देखो, ये वो सुपर मैसिव ब्लैक होल का सेंटर है और यहाँ से वो ब्लेजार बाहर आ रहा है और हमें नजर आएगा, हम इसे ऑब्जर्व कर पाएंगे, वरना क्या कहलाएगा ये क्वाजार। बस ये डिफरेंस आपको ध्यान होना जरूरी है। तो ये जो इंडियन टीम है एरीज इंस्टीट्यूट की, ये अक्टूबर 2020 से BL लासार्ते को ऑब्जर्व कर रही थी। 16 जनवरी को इनको ये फ्लेयर्स डिटेक्ट हुए, इन्हें नजर आए। और किस टेलीस्कोप की मदद से? 2 टेलीस्कोप हैं, संपूर्णानंद टेलीस्कोप और देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ये दोनों नैनीताल में स्थित हैं। क्या आप जानते हो संपूर्णानंद कौन है? ये भारत की पॉलिटिक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, कभी इन पे भी वीडियो बनाऊंगा। बेसिकली ये यूपी के सेकंड चीफ मिनिस्टर थे। इनके नाम पर 2 मेडिकल कॉलेज हैं, कई सारे कॉलेजेस हैं यूपी में तो, पर 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं, एक जोधपुर का और आगरा का। और ये राजस्थान के गवर्नर भी रहे थे। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, इनके नाम पर ये टेलीस्कोप भी है। तो ये जो डेटा इकट्ठा हुआ है इस फ्लेयर से, इससे हमें क्या पता चलेगा कि ब्लैक होल मास को कैलकुलेट कर सकते हैं हम। उससे पता चलेगा कि उस ब्लैक होल का मास कितना है, एमिशन रीजन कितना है, उसका मैकेनिज्म क्या है एमिशन का, किस तरह से ये एमिशंस हो रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया अभी भी उस पर वर्क चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें एग्जैक्टली पता है कि क्वाजार ब्लेजार किस तरह से बनते हैं। अभी उनके ऊपर थियरीज हैं, धीरे धीरे हो सकता है कि समय आने पर ये चेंज भी हों थियरीज। ठीक है, हमें कुल मिलाकर यूनिवर्स के बारे में और यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में हमें क्लूज मिलते हैं जितना ज़्यादा हम ब्लैक होल्स को स्टडी करते हैं। कुछ साल पहले ब्लेजार से आने वाले न्यूट्रिनोस को एंटार्कटिक में स्थित आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी ने भी डिटेक्ट किया था और यूपीएससी इस पर सवाल पूछ चुका है। आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ईयर वाज आई गेस 17 और 18, आई एम नॉट श्योर, लेकिन पिछले 4 सालों में सवाल आया है और इसीलिए आया है क्योंकि ये न्यूज़ में रहती है। तो इसके बारे में भी एक दिन हम डिस्कस कर लेंगे आप चाहो तो। बाकी अभी नाम तो याद रख ही लो। स्टीवन हॉकिंग की जो किताब है थियरी ऑफ एवरीथिंग, कभी आप इसको पढ़ें तो इसमें चैप्टर 3 ब्लैक होल्स के ऊपर है और इसमें इन्होंने भी मेंशन किया है एक भारत के वैज्ञानिक के बारे में। तो उनका जिक्र आज बनता है। आज हमारा नेशनल साइंस डे है। तो नेशनल साइंस डे बाय द वे सीवी रमन का जो रमन इफेक्ट है उसके डिस्कवर होने के कारण आज मनाया जाता है। लेकिन एस चंद्रशेखर जो हैं, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स का 1983 में। और ये पुरस्कार क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने चंद्रशेखर लिमिट पता करी थी। ये लिमिट क्या है? हमारे सूरज के वजन का, मास का 1.5 टाइम्स। अगर इससे ज़्यादा किसी स्टार का वजन है, कोल्ड स्टार का वजन है, तो फिर वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। जब उसकी डेथ होगी तब वो अपने वजन को अपनी ग्रेविटी के अगेंस्ट सस्टेन नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा उसका मास है तो फिर वो एक्सप्लोड होगा। तो यही चंद्रशेखर लिमिट है और ये कैलकुलेशन एस चंद्रशेखर ने करी थी, एक भारतीय वैज्ञानिक ने। अब मैंने आपसे जो सवाल पूछा था शुरुआत में, उसका जवाब है डी। वेनीरा डी जो है ये वीनस को ऑब्जर्व करने का एक मिशन है रॉसकॉस्मोस द्वारा। रॉसकॉस्मोस रशिया की स्पेस एजेंसी है। बाकी सारे जो हैं वो सूरज को या सूर्य को ऑब्जर्व करने के लिए मिशंस भेजे जा रहे हैं, नासा का पंच, आदित्य L1 और पार्कर प्रोब। तो वेनीरा डी वीनस मिशन है बाय रॉसकॉस्मोस। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। डू हिट द सब्सक्राइब बटन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और लेक्चर्स के PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल से। हैव अ ग्रेट डे।